हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन। और आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। और भाई यह एक्सरसाइज का आज दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हमने फलनों के संयोजन और भाई प्रतिलोम फलन निकालना सीखा था। और एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्न नंबर 5 तक हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, हमारी प्लेलिस्ट में से आप वीडियोस देख सकते हो। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। अब भाई प्रश्न नंबर 6 क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोई हमारे पास फंक्शन है -1 से 1 बाई r तक है। फंक्शन क्या है, f(x) बराबर x/x+2। भाई कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। पहली बात तो हमें यह प्रूव करना है कि यह एकाकी है। भाई अगली बात है, कह रहा है इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। तो भाई यहाँ पर ना हमें दो बातें हैं। पहला तो फलन एकाकी है, हमें ये बात प्रूव करनी है। ठीक है भाई, तो पहले आते हैं हम एकाकी पे। अब एकाकी कैसे करते हैं, सबसे पहले आप f(x) को लिख लो। क्या लिखा हुआ है, x/x+2। ठीक है, फिर भाई एकाकी के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप मान लो f(x1) बराबर f(x2)। आप इन दोनों को बराबर कर दो, और अगर यहां से x1 और x2 बराबर आ जाएं तो यह फलन एकाकी होगा। अब भाई f(x1) का मान क्या होगा, x1/x1+2, और भाई इसका मान होगा x2/x2+2। अब भाई यहां तिरछी गुणा कर लो, तो यहां आ जाएगा x1x2 + 2x1, और भाई यहां पे आ जाएगा x1x2 + 2x2। ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां देखो क्या आ गया, 2x1 बराबर 2x2। अगर भाई ऐसे लिखा है तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि हमारा जो x1 x2 है वह दोनों बराबर हो गए हैं। तो अगर हम कहीं पर f(x1) बराबर f(x2) मान कर चले और लास्ट में हमारा x1 और x2 बराबर आ जाए तो भाई समझ जाओ कि फलन कैसा है, फलन होगा यहाँ एकाकी। तो भाई आप लिख दो कि जो हमारा फलन है वह एकाकी है, 1 1। ठीक है, अब भाई यहाँ देखो फलन एकाकी हो गया, ये भाई सिद्ध हो गया। अभी कह रहा है कि फंक्शन का हमें प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। अब भाई फंक्शन का हम लोग प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, तो भाई सबसे पहले क्या करना होता है, आप f(x) को लिख लो x/x+2, और भाई बराबर उसको y मान लो। ठीक है, अभी यहाँ तिरछी गुणा करो तो क्या हो जाएगा, x बराबर xy + 2y। x वाले एक तरफ कर लो इस प्रकार से, और भाई यहाँ x ना कॉमन निकाल लो। भाई कुल मिलाकर बात यह है कि हमें x का मान निकालना है y के पदों में। ठीक है, ऊपर भाई क्या था, y का मान था x के पदों में, यहाँ हमें x का मान निकालना होता है y के पदों में। जैसे ही यह वाला मान आ जाएगा भाई आप समझ जाओ यह gy का मान है, और gy कौन है, जो f के इनवर्स हैं। लेकिन भाई अभी इनवर्स है, इसकी ना एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ये फॉलो करेगा तो ये इनवर्स होगा, अगर भाई कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो ये इनवर्स नहीं होगा। अब भाई देखो हमारे पास दो होती हैं कंडीशन। पहली कंडीशन होती है भाई g(x) जो है वह x के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, g(x) निकालोगे। तो हम लोग सबसे पहले भाई क्या करेंगे, g(x) का मान निकालेंगे इस प्रकार से g(f(x). अब भाई f(x) का मान है ये वाला, तो भाई g के अंदर रख दो, क्या आ जाएगा x/x+2। अब भाई g वाला फलन ये है, आप क्या करोगे, जहां y है वहां x/x+2 रख दो, सो हो जाएगा 2 × x/x+2, और भाई अपॉन में है 1 - y 1 - x/x+2। अब भाई इसे थोड़ा सा हल करना है, ऊपर क्या आ जाएगा, 2x/x+2,
और भाई नीचे x+2 ना एलसीएम ले लो, ये यहाँ चले जाएंगे तो आ जाएगा x+2 -x, कैंसिल, ये वाला कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो भाई मान आ जाएगा x। भाई गॉफ x का मान x आ गया। अब भाई दूसरी कंडीशन होती है कि आपको ना फॉग y का मान निकालना होता है, फॉग y का मान y आना चाहिए। तो भाई इसको कैसे निकालोगे, इस प्रकार से लिखते हैं हम f के अंदर gy, और भाई gy का मान क्या है, ये वाला है 2y/1 - y। अब f के अंदर आप क्या करोगे भाई, जहां जहां x है वहां क्या रखोगे, 2y/1 - y, भाई यहां रख दो, यहां पे रखो, सो आ जाएगा 2y/1 - y अपॉन, यहां भाई हो जाएगा 2y/1 - y और +2। अब भाई अगर आप इसे हल कर दोगे तो इसका मान y आ जाएगा। तो भाई यहां जब हल करोगे तो इसका मान y आ जाएगा। तो अगर गॉफ x का मान x आ जाए, फॉग y का मान y आ जाए, तो भाई समझ जाओ कि जो हमारी gy वाली वैल्यू है, क्या वैल्यू थी, gy बराबर 2y/1 - y, ये वाला जो है वह fx का प्रतिलोम होगा। तो भाई प्रतिलोम की ना केवल 2 ही शर्तें होती हैं। सबसे पहले आप y मान के उसको निकाल लो, ठीक है। अब वो प्रतिलोम होगा या नहीं होगा, वो भाई इस बात पे डिपेंड करेगा कि गॉफ x का मान x आता है और फॉग y का मान y आता है या नहीं। अगर आ गया है तो समझो ये वाला इसका प्रतिलोम है। अब भाई सीधा आ जाओ प्रश्न नंबर 7 पे। हमारे पास कोई फंक्शन है fx बराबर 4x+3। फंक्शन भाई r से r में है, रियल नंबर्स के बीच में है। कह रहा है कि पहले सिद्ध करो कि ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, और अगर व्युत्क्रमणीय है तो इसका व्युत्क्रम भी, जो प्रतिलोम है, वो भी हमें निकालना है। तो भाई 2 ही तरीके होते हैं, या तो इसे आप एकाएकी आच्छादक कर दो तो ये व्युत्क्रमणीय होगा, या तो भाई वहां गॉफ x और फॉग y के मान निकालो। अगर गॉफ x x के बराबर आ जाए और फॉग y y के बराबर आ जाए तो व्युत्क्रमणीय है, या एकाएकी आच्छादक कर दो तब भी ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। अब भाई देख लो, जैसे लिखा है fx बराबर 4x+3, यहां से आप भाई मान के चलो, माना fx1 बराबर fx2। अब fx1 का मान क्या होगा, 4x1 + 3, और भाई यहां हो जाएगा 4x2 + 3, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल हो जाएंगे। भाई यहां पे क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ गया है तो भाई फंक्शन कैसा हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। अब इसे आच्छादक भी प्रूव कर दो। कैसे प्रूव करोगे, fx बराबर 4x+3, इसको ना आप y मान लो। फिर भाई क्या किया करो, यहां से ना आप हमेशा x का मान निकाल लिया करो। सो हो जाएगा 4x बराबर y - 3, देन x बराबर y - 3/4। अब ये वाला मान आ गया। अब ये आच्छादक होगा या नहीं होगा, वो भाई किस बात पे डिपेंड करेगा, ये r से r में है। इसका मतलब क्या है, y का मान अगर आप r रखोगे, ठीक है, अगर y r से बिलोंग करती है तो भाई आप y का यहां पर कोई भी मान रखो, x का मान हमेशा वास्तविक ही आएगा। अगर आप y का मान यहां वास्तविक रखोगे तो x का मान भी वास्तविक ही आएगा। तो अगर y r को बिलोंग करेगी तो x भी r को बिलोंग करेगा। यहां पे आप लिख सकते हो कि प्रत्येक y के लिए x का मान जो है वह रियल नंबर है, और अगर रियल नंबर है तो यह वाला आच्छादक भी होगा। भाई y का आप कोई भी मान सोच लो जो वास्तविक हो, यहां पे रखोगे तो x का मान अपने आप ही वास्तविक आ जाएगा। अगर ऐसा है तो यह आच्छादक हो गया। अब भाई यहां ध्यान दो, एकाएकी ये पहले से था, आच्छादक भी आपने कर दिया। इसका मतलब यह जो फंक्शन है यह व्युत्क्रमणीय फंक्शन है, और अगर यह व्युत्क्रमणीय है तो जो x का मान होता है वही इसका प्रतिलोम फलन होता है।
अब यहाँ हमने x का मान क्या निकाला है, ये वाला था y माइनस 3/4। जो x का मान होता है वही व्युत्क्रमणीय फलन होता है, जिसे आप gy भी लिख सकते हो, y माइनस 3/4। भाई यही f इनवर्स का मान होता है। सो हमारा प्रतिलोम फलन आ गया। तो अगर भाई आपसे कहीं पर कह दे कि सिद्ध करो कि यह व्युत्क्रमणीय है, तो उसे आप एकाएकी और आच्छादक कर दो, तो जो फलन होता है वह व्युत्क्रमणीय होता है। और अगर व्युत्क्रमणीय है तो जो अगर x का मान आएगा वही हमारा व्युत्क्रम फलन होगा। अब सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 8 पर। हमारे पास एक फंक्शन है f(x) बराबर x² + 4, और भाई कहाँ से कहाँ तक है, r प्लस से लेके 4 कामा इनफाइनाइट तक है। भाई r प्लस का मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्याएं, या कह सकते हैं भाई सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, और वहां है 4 से लेके इनफाइनाइट तक। अब भाई सबसे पहले तो कह रहा है कि यह वाला फंक्शन व्युत्क्रमणीय है, यह आपको सिद्ध करना है, और भाई इसका व्युत्क्रम अर्थात प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो भाई व्युत्क्रमणीय निकालने का ना सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसे एकाएकी और आच्छादक सिद्ध कर दो। अगर ये वाला फलन एकाएकी और आच्छादक हो गया तो व्युत्क्रमणीय भी होगा, और बाद में उसका आप प्रतिलोम निकाल लो। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, f(x) बराबर x² + 4। तो भाई यहां से अगर हम मान निकाल लें f(x1) का, तो भाई क्या हो जाएगा x1² + 4, और भाई इसी प्रकार आप मान निकाल लो f(x2) का, तो हो जाएगा x2² + 4। फिर भाई क्या करते हैं, अगर हम f(x1) और f(x2) को ना बराबर कर दें, तो भाई क्या आ जाएगा x1² + 4 बराबर x2² + 4। 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। अभी आ गया यहाँ पे x1² बराबर x2²। तो भाई अगर यहाँ से हम x1 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा ±x2। लेकिन भाई ध्यान रखना है हमारा डोमेन क्या है, हमारा डोमेन है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अर्थात हमें माइनस के मान कहीं पर नहीं लेने हैं। भाई यहाँ लिख देंगे क्योंकि -x2 जो है वो r प्लस को बिलोंग नहीं करेगा। भाई माइनस वाली संख्याएं तो r प्लस में होंगी नहीं, तो x1 का मान हम केवल x2 ही ले सकते हैं, माइनस वाली वैल्यू हम यहाँ पर नहीं लेंगे। और अगर माइनस वाली वैल्यू हम यहाँ नहीं लेंगे तो यह फलन एकाएकी हो जाएगा, 1 फंक्शन। तो भाई एकाएकी तो ये वाला हो गया। अब इसे आप आच्छादक भी कर लो। अब भाई आच्छादक कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि f(x) बराबर x² + 4। आप ना इसे y मान लिया करो सबसे पहले, और यहां से अब x का मान निकालो। तो भाई ऐसे हो जाएगा x² बराबर 4 उधर जाएंगे, देन y - 4, देन x = y - 4। तो भाई यहां आ गया x बराबर √y - 4, और y के मान हमें कहां से लेने हैं, यहां से लेने हैं 4 कामा इनफाइनाइट से। अब भाई 4 कामा इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि y का मान 4 या 4 से अधिक होना चाहिए। y का जो मान है वो 4 या 4 से अधिक होना चाहिए। अब यहां ध्यान दो, अगर आप y का मान 4 या 4 से अधिक करोगे तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या ही आएगी, अर्थात ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं r प्लस ही वैल्यू आएगी। आप भाई कोई भी मान रख के देख लो, 4 ये 4 से ऊपर का x का मान जो है वास्तविक संख्या आ जाएगा। तो यहां लिखोगे चूंकि y जो है वह 4 या 4 से बड़ा है तो √y - 4 जो है वह हमेशा r प्लस को बिलोंग करेगा। अगर √y - 4 r प्लस को बिलोंग करेगा तो यह वाला आच्छादक होगा, और अगर यह वाली चीज भाई आच्छादक है, यहां पर एकाएकी भी हो गया। अगर कोई फलन एकाएकी और आच्छादक दोनों है तो भाई आप कह सकते हो कि वह फलन व्युत्क्रमणीय है।
इनवर्जिबल है। अगर व्युत्क्रमणीय है तो इसका व्युत्क्रम होगा क्या, व्युत्क्रम हमेशा होता है x का मान, ठीक है भाई। तो f इनवर्स जो होता है वो हमेशा x के बराबर होता है, और x का मान क्या है, y-4। भाई यही वाला हमें सिद्ध करना था। पहली बात हमें सिद्ध करनी थी कि भाई सिद्ध करो कि ये व्युत्क्रमणीय है, तो हमने उसके लिए एकाएकी और आच्छादक कर दिया। फिर भाई दूसरी बात हमें सिद्ध करनी थी कि इसका आप प्रतिलोम ज्ञात करो, तो जो प्रतिलोम होता है वह हमेशा x के बराबर होता है। तो भाई इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 8 क्लियर हो गया। अब भाई प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए। यह वाला सवाल भी प्रश्न नंबर 8 की तरह है, बस भाई फंक्शन थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। f(x) बराबर है 9x² प्लस 6x माइनस 5। और भाई हमारा डोमेन क्या है, डोमेन है R+ सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और भाई रेंज क्या है, रेंज शुरू होगी -5 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो भाई यहां पर भी हमें सिद्ध करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है, इनवर्जिबल है, और अगर इनवर्जिबल है तो इसका इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम फलन को ना थोड़ा सा सही कर लेंगे। अब भाई सही कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। f(x) बराबर 9x² प्लस 6x प्लस 1, और भाई इसको आप -6 कर दो, क्योंकि भाई ये वाला ना एक होल स्क्वायर बन जाएगा। सो f(x) बराबर ये बन जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। अब भाई हमारा फंक्शन प्रॉपर रूप में बन गया है। अब यहां से इसे हम एकाएकी और आच्छादक प्रूव कर लेंगे। अब भाई एकाएकी कैसे करोगे, f(x1) का मान निकाल लो, यहां हो जाएगा 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। फिर भाई f(x2) का मान निकाल लो, तो हो जाएगा 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और -6। फिर भाई यहां से मान के चलो कि f(x1) बराबर f(x2), मान रख लो 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 इक्वल टू, यहाँ पे भाई हो जाएगा 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और -6। ये वाला भाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्षों में आप अगर वर्ग हटा दोगे तो भाई 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा, और भाई लास्ट में ऐसे आएगा +-x2। क्योंकि भाई अगर स्क्वायर की वैल्यू है तो आप ध्यान दीजिएगा हमेशा लास्ट में आएगा x1 बराबर +-x2। लेकिन भाई हमारा यहाँ डोमेन क्या है, डोमेन है वास्तविक संख्याएं, लेकिन माइनस की संख्याएं हमें नहीं लेनी है। तो आप यहाँ लिख दोगे कि भाई जो -x2 है वह R+ को तो बिलोंग करेगा नहीं, और अगर बिलोंग नहीं करेगा तो x1 बराबर सीधा आ जाएगा x2, और अगर ऐसा होगा तो यह फंक्शन एकाएकी हो जाएगा। तो भाई एकाएकी तो हो गया, क्योंकि डोमेन में केवल संख्याएं हमें प्लस वाली लेनी है, तो यहां पर हम माइनस का मान लेंगे नहीं, केवल प्लस का मान लेंगे, और ये वाला एकाएकी हो जाएगा। अब इसे आप आच्छादक भी कर लो। अब आच्छादक कैसे करोगे, f(x) बराबर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -6। भाई सबसे पहले इसे आप y मान लो। अब आप यहां से ना x का मान निकालो, तो 6 को ना पहले आप वहां ले जाओ, तो हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 6। अब यहां आप ना अंडर रूट ले लो, 3x प्लस 1 बराबर √y प्लस 6। अब भाई 1 को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 3x बराबर √y प्लस 6 माइनस 1। सो x इक्वल टू, भाई कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। अब भाई हमें यहां ध्यान देना है रेंज पर। हमारी भाई रेंज क्या कह रही है, -5 से इनफाइनाइट तक। भाई इसका मतलब है y का जो मान है वह -5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप यहां y का मान -5 या उससे बड़ा रखोगे तो भाई यहां जो संख्या है वह R+ ही आएगी। भाई रख के देख लो, मान लो आप -5 रखो तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा, एक एक कट गया, 0 आ जाएगा। माइनस के भाई 4 रखो तो यहाँ 2 आ जाएंगे, √2 - 1/3। लेकिन
अगर आप कोई संख्या -5 से छोटी रखो, जैसे आप यहाँ -6 रख लो, तो भाई -6 + 6 0, भाई आंसर जो है हमारा माइनस में आ जाएगा, और भाई आंसर जो है माइनस में नहीं आना चाहिए। तो अगर हम y के मान -5 या उससे बड़े रखेंगे तो x का मान हमेशा प्लस में आएगा। तो आप यहां लिखोगे यदि y जो है -5 या 5 से बड़ा है तो x हमेशा r+ को बिलोंग करेगा, और अगर करेगा तो आच्छादक होगा। तो भाई जो फलन है वह एकाएकी पहले ही हो गया था, आच्छादक अभी हमने प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों ही हो गए हैं तो आप यहां लिख सकते हो कि जो हमारा फंक्शन है वह व्युत्क्रमणीय है, और अगर व्युत्क्रमणीय है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम जो होता है F इनवर्स हमेशा x के बराबर होता है, और x का मान क्या है? √y + 6 - 1/3। यही हमारा F इनवर्स हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अगर कोई भी फंक्शन आपको पता हो तो उसे आप सबसे पहले एकाएकी करो, फिर आच्छादक करो, और उसके बाद जो हमारा x का मान है वही F इनवर्स होता है। अब भाई आ जाओ 10वें वाले प्रश्न पे। कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन x से y है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो भाई हमें यहाँ उसने पहले ही दे दिया है कि जो हमारा फंक्शन है वह व्युत्क्रमणीय है, इनवर्जिबल है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम अद्वितीय है। तो भाई कह रहा है कि जो हमारा f का अगर हम इनवर्स निकालेंगे वह यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। अब भाई इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात भाई अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो उसका व्युत्क्रम केवल एक हो सकता है, उसके आप दो व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। उसका भाई कहने का मतलब है सिद्ध करो कि इसका केवल एक व्युत्क्रम ही हो सकता है। तो भाई सिद्ध कर देंगे। तो पहले तो आ जाओ भाई अपने फंक्शन पे। f x से y तक है और कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय फलन है। तो अगर कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय होता है तो भाई वहां पर कितनी बातें होती हैं? पहली बात भाई fx जो है वह एकाएकी होगा। दूसरी बात भाई fx जो है वह आच्छादक भी होगा। अगर भाई कोई फलन ये दोनों कंडीशन पूरी कर देता है तब उसे हम कहते हैं कि यह एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो भाई व्युत्क्रमणीय है तो एकाएकी होगा और आच्छादक भी होगा। अब हम यहां क्या करेंगे भाई? कल्पना के विपरीत मान के चलेंगे। हम यहां मान लेंगे, माना g1 व g2 fx के दो प्रतिलोम हैं। भाई हमें सिद्ध करना है कि fx का ना केवल एक प्रतिलोम हो सकता है, लेकिन हम यहां भाई लिख देंगे कि g1 और g2 हमारे पास fx के ना दो प्रतिलोम हैं, जहां जो g1 है वो y2x है और भाई जो g2 है वो भी y2x ही है। भाई दोनों ही प्रतिलोम हैं तो दोनों y से x में मैपिंग कर रहे होंगे, क्योंकि जो हमारा f है वो x से y में मैपिंग कर रहा है। तो अभी हमें यहां भाई प्रूव करना है कि g1 और g2 दो अलग अलग लोग नहीं हैं, एक ही लोग हैं, ऐसा हम सिद्ध कर देंगे। भाई अगर वो कह दे कि केवल एक है तो आप उसे पहले दो मान लो, दो मानकर बाद में ये सिद्ध कर दो कि g1 और g2 दो लोग नहीं एक ही लोग हैं, बस सिद्ध हो जाएगा। तो अगर भाई g1 और g2 fx के दो प्रतिलोम हैं तो यहां से आप एक बात तो लिख सकते हो कि अगर हम fog y का मान निकालेंगे तो भाई हमेशा नियम होता है fog y का मान y आना चाहिए, तभी तो प्रतिलोम होता है भाई। fog y का मान y आना चाहिए और gauss x का मान x आना चाहिए। तो अगर fog y का मान y है तो भाई fog1 y का मान भी y होगा और fog2 fog2 y का मान भी y ही होगा। भाई ये तो हमारी कंडीशन है कि fog y का मान y होना चाहिए,
पर हमने यहाँ माना है G1 और G2, तो FO G1 का मान y होना चाहिए और FO G2 y का मान भी y होना चाहिए। तो भाई अब यहाँ देख लो दोनों के मान बराबर हैं, तो आप यहाँ लिख दो FO G1 y बराबर FO G2 y। इस प्रकार से इसे आप थोड़ा सा हल कर लो, ऐसे लिखना भाई G1 y बराबर F, यहां लिखना G2 y। अब ध्यान दो, चूंकि फंक्शन जो है एकाएकी है, अगर एकाएकी है तो अगर कहीं पे लिखा है fx1 बराबर fx2, तो भाई नियम है कि x1 और x2 ना बराबर होने चाहिए, इस प्रकार से। और अगर G1 और G2 ना प्रतिलोम है तो ये भी व्युत्क्रमणी होंगे, ये लोग भी एकाएकी और आच्छादक भी होंगे। अगर G1 y का मान G2 y के बराबर है, ठीक है, तो भाई यहां से G1 और G2 भी बराबर हो जाएंगे। तो भाई यही हमें लाना था, ठीक है। तो भाई पूरा एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या था, कह रहा है कि व्युत्क्रमणी फलन है, तो हमने लिख दिया एकाएकी भी है आच्छादक भी है। फिर सिद्ध करना था इसका एक प्रतिलोम हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होंगे, तो हमने क्या किया, दो मान लिए कि भाई इसके दो प्रतिलोम हैं G1 और G2 y से x में। तो भाई नियम होता है कि fog y का मान y होना चाहिए, तो हमने यहाँ FO G1 y का मान y रखा, FO G2 y का मान y रखा, दोनों को बराबर कर दिया। जैसे ही फंक्शन x में खुलेगा जैसे ही यहां पर फंक्शन f में खुला, तो भाई चूंकि f एकाएकी है तो अंदर वाली वैल्यू बराबर हो जाएंगी, और जैसे ही अंदर वाली वैल्यू बराबर हुई तो भाई समझ में आ गया कि G1 और G2 कोई अलग अलग लोग नहीं हैं, एक ही लोग हैं। तो भाई लास्ट में आप आंसर क्या लिख दोगे, अतः सिद्ध होता है कि fx का केवल एक ही प्रतिलोम होगा, एकदम अद्वितीय। अब आ जाओ सीधा भाई प्रश्न नंबर 11 पर। हमें कोई फंक्शन पता है जो 1 2 3 से a b c में है, फिर भाई f1 का मान a है, f2 का मान b है और f3 का मान c है। कह रहा है कि सबसे पहले तो आप निकालो भाई इसका f इनवर्स। फिर भाई दूसरी बात हमें सिद्ध करना है कि f इनवर्स का अगर इनवर्स निकाल दोगे दोबारा से तो वह f के बराबर हो जाएगा। तो भाई हमें यहाँ दो बातें निकालनी है। तो सबसे पहले ना आप इस फंक्शन को बना लो इस प्रकार से, यहां हो जाएगा 1 2 3 a b c ये हो जाएगा भाई f1 का मान a है इस प्रकार से, 2 b की तरफ और भाई 3 c की तरफ, बन गया हमारा फंक्शन। अगर आपको यहां से f का मान निकालना हो तो भाई f का मान क्या हो जाएगा, देख लो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 1 कामा a 2 कामा b और भाई यहां क्या हो जाएगा 3 कामा c। यहां से क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि भाई आप यहां सबसे पहले ना इनवर्स निकाल लो, तो इनवर्स ना आप यहीं से कर लिया करो चाहो तो भाई f इनवर्स का मान क्या हो जाएगा, इसे ना आप जस्ट उल्टा कर दो, या भाई इस प्रकार से देख लो, अगर आप f को इधर ले जाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा f इनवर्स a बराबर 1। एक भाई हम लिख के दिखा दे रहे हैं f इनवर्स a बराबर क्या आ जाएगा 1, अर्थात भाई अगर a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक। तो यहां f इनवर्स का मान हो जाएगा a कामा 1, यहां पे क्या हो जाएगा b कामा 2 और भाई यहां हो जाएगा c कामा 3, ये हो जाएगा हमारा f इनवर्स। तो भाई सबसे पहले तो आपसे पूछ रहा है कि भाई हमें f इनवर्स का मान बताइए, तो हमने बता दिया, आप पहले f निकाल लो उसके बाद f इनवर्स जस्ट उल्टा कर दो, सीधा निकल आएगा। फिर कह रहा है कि आप f इनवर्स का भी इनवर्स निकाल दो। अगर आप भाई f इनवर्स का इनवर्स निकालोगे तो अब आप इसका जस्ट उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा भाई 1 कामा a, यहां 2 कामा b और यहां आ जाएगा 3 कामा c। फिर भाई आप देख लो कि ये f के बराबर आ गया। अगर हमने f इनवर्स का दोबारा से इनवर्स निकाला तो वो f के बराबर आ गया।
तो आप यहां से साफ साफ लिख सकते हो कि अगर आप किसी फंक्शन का 2 बार इन्वर्स कर दोगे तो वह मूल फंक्शन के बराबर हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है भाई। सवाल नंबर 12 पे कह रहा है कि कोई फंक्शन x से y में है और व्युत्क्रमणीय फलन दिया हुआ है। तो भाई हमें ज्ञात करना है कि f इनवर्स का अगर हम दोबारा से इनवर्स निकाल दें तो वो f के बराबर होगा। तो भाई यह सवाल बेसिकली एक थ्योरी वाला सवाल है, यहां पर हमें केवल थ्योरी लिखनी है। ठीक है भाई। तो हमें पता क्या है, हमें पता है कि कोई फंक्शन है x से y में और भाई इनवर्जिबल है। दूसरी बात भाई हमें सिद्ध करना है कि f इनवर्स का इनवर्स जो है वो f के बराबर है। ठीक, तो भाई सवाल शुरू करो। सबसे पहले भाई f को दोबारा लिख लो। जो हमारा f है वह x टू y है, पहली बात भाई, और व्युत्क्रमणीय फलन है। इसका मतलब क्या होगा भाई, जो हमारा fx होगा वह एकाकी है और भाई आच्छादक भी होगा, क्योंकि भाई अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो वह एकाकी और आच्छादक जरूर होना चाहिए। अब अगर यह एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन g मान लेंगे जो कि इसका व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम भाई y से x में है, तो कोई हमने g मान लिया है जो कि f इनवर्स है, y से x में उसकी मैपिंग है। तो अगर ये व्युत्क्रम है तो भाई यहां पर 2 बातें होनी चाहिए, जैसे GOF का मान IX के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात भाई FOG का मान IY के बराबर होना चाहिए। उसके अतिरिक्त भी भाई शर्तें होती हैं कि FX का मान Y के बराबर होगा तो भाई GY का मान X के बराबर होगा। अगर ये वाली शर्तें भाई पूरी हो रही हैं तो होता है कि भाई G है F का इनवर्स होगा, और यहां पर तो भाई हमें पता है कि जो G है वह F का इनवर्स है। तो भाई ये शर्तें तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब भाई यहां तक क्लियर हो गया। अब भाई देखो, अगर fx एकाकी है, आच्छादक है, और g जो है वह f का इनवर्स है, तो आप यहां पर एक बात लिख सकते हो कि जो हमारा फलन g है यह भी एकाकी आच्छादक होगा। और अगर भाई कोई फंक्शन gy है जो कि y से x में है, एकाकी है, आच्छादक भी है, तो भाई यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर हम g का इनवर्स निकालेंगे तो वह f के बराबर होगा। उल्टा हो गया, यहां हमने माना था कि जो g है वह f का इनवर्स है, और भाई यहां पर क्या निकल आया, यहां निकला जो हमारा f है वह g का इनवर्स है। अभी क्या करना है, आप ना यहां पर मान रख सकते हो। तो भाई यहां आ गया कि g इनवर्स f के बराबर है, और यहां पर क्या था कि जो f इनवर्स है वह g के बराबर है। तो यहां पर हम g का मान क्या रख सकते हैं, f इनवर्स। तो भाई g की जगह आप f इनवर्स रख दो, और भाई एक इनवर्स और लगा हुआ है, और सामने क्या लिखा हुआ है, सामने लिखा है f, अर्थात भाई f इनवर्स का मान f के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये थ्योरी वाले सवाल हैं, तो भाई इन्हें बेहद बारीकी से आपको देखना है, और भाई जो हमने यहाँ पर भाषा लिखी हुई है वो आपको भाई एकदम ध्यान से देख के परीक्षा में जाके लिखनी है। अब सीधा आ जाओ आप सवाल नंबर 13 पे। कोई फंक्शन r से r में है, रियल नंबर्स के बीच में है, और हमें fx पता है 3 - x³ पावर है 1/3, और भाई हमें यहाँ मान निकालना है f ऑफ fx का। हमें f ऑफ x का मान ज्ञात करना है। अब भाई f ऑफ x निकालना तो बड़ा ही आसान है। कैसे निकालोगे, f के अंदर ही आप fx को इस प्रकार लिख दो, f ऑफ fx। अब भाई क्या करो, fx का ना अंदर मान रख दो 3 - x³, और भाई इस प्रकार से हो जाएगा पावर 1/3। भाई f ऑफ fx का मतलब है f के अंदर हमने fx लिख दिया, जहां पे x था वहां fx लिख दिया, और भाई fx की जो वैल्यू थी वो हमने f के अंदर लिख दी।
अब भाई f के अंदर x का मान क्या है, x का मान ये है, अर्थात जहां जहां x है वहां आपको ये रखना पड़ेगा। तो भाई रख लो 3 माइनस, अब x क्यूब है तो यहां हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब, 1/3 की घात 3, अर्थात भाई 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, और पूरे पर पावर कितनी हो जाएंगी, 1/3। भाई 3 का 3 आ गया, एक्स क्यूब का मान ये वाला हो गया और पावर हो गई 1/3। यहां भाई 3 3 कैंसिल, एक घात बचेगी, तो आप भाई ब्रैकेट ना खोल सकते हो, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, यहां पावर है 1/3, 3 3 कैंसिल, फिर भाई आ जाएगा एक्स क्यूब और पावर है 1/3, 3 और 3 कैंसिल, तो भाई फॉफ एक्स का मान आ गया हमारा एक्स। तो आप यहां लिख दो कि जो हमारा फॉफ एक्स है उसका मान आ गया एक्स। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से सवाल नंबर 13 भी हो गया। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 14 पे। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर 4x अपॉन 3x प्लस 4। ठीक है भाई, बहुकल्पी सवाल है और कह रहा है कि हमें इसका ना प्रतिलोम ज्ञात करना है। सिंपल भाई बात है। तो अगर भाई कोई बहुकल्पी सवाल है और हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हमें यह सिद्ध करने की एकदम जरूरत नहीं है कि इसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं या नहीं, या भाई यह व्युत्क्रमणीय है या नहीं, यह हमें यहाँ पर सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, सीधा हमें यहाँ आंसर निकालना है। ठीक है, क्योंकि भाई बहुकल्पी सवाल है। अब यहाँ हम डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं, सीधा आप एफ एक्स को ना y मान लो। अब एफ एक्स का मान है 4x अपॉन 3x प्लस 4 और भाई बराबर y लिख दो। अब यहाँ तिरछी गुणा कर लो, 4x बराबर हो जाएगा 3xy प्लस 4y, x वाले एक तरफ तो 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y। अब यहाँ भाई कॉमन लेना पड़ेगा तो x ले लो कॉमन, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y। अभी x का मान क्या हो जाएगा, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, और भाई यही हमारा प्रतिलोम फलन होता है, जो x का मान होगा वही हमारा f इनवर्स होगा। तो भाई इनवर्स क्या आ गया, 4y अपॉन 4 माइनस 3y।